तो कैसे हैं आप सब। मैं अमन आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में। जैसा कि आप सबको पता है कि हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस वीडियो में हम अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है अकाउंटिंग प्रोसेस। अकाउंटिंग प्रोसेस बेसिकली क्या है, इसमें हम अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के बुक्स को बनाने सीखेंगे कि कौन सी बुक कैसी बनाई जाती है। ठीक है, पूरी अच्छी तरीके से डिटेल में सीखेंगे। ये क्या होता है बेसिकली, अगर मैं आपसे बताऊँ, जो जर्नल होते हैं ना, जो जर्नल एंट्रीज आप करते हो, ठीक है, जर्नल एंट्रीज के बारे में भी हम सीखेंगे। जर्नल एंट्रीज कैसे की जाती हैं उसके बारे में भी सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जो जर्नल एंट्री होती है उसमें आप क्या करते हो, सारे ट्रांजैक्शन, जितने भी ट्रांजैक्शन जो मनी से रिलेटेड हैं, ठीक है, जितने भी मनी वाले ट्रांजैक्शन जो भी पैसों से रिलेटेड है, आप उसे जर्नल एंट्री में मतलब डालते हो। ठीक है, जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हो। फिर हम क्या करते हैं, जर्नल एंट्री से लेजर में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। तो इस चीज़ को लेकर जर्नल एंट्री, जर्नल बुक जो होती है, उससे पहले हम क्लासीफाई कर लेते हैं डिफरेंट पार्ट्स में। डिफरेंट पार्ट्स में मतलब, जैसे अगर मैं बात करूं, एक जर्नल बुक में मैंने कई सारे ट्रांजैक्शन लिख रखे हैं, तो उसमें मैंने सेल्स के भी लिख रखे होंगे। ठीक है, जो मैंने बेचा है उसमें मैंने परचेज के भी लिख रखे होंगे, जो मैंने खरीदा है उसमें मैंने सेल्स रिटर्न के भी लिख रखे होंगे। ठीक है, जो मेरे पास वापस आ गए हैं, और परचेज रिटर्न के भी लिख रखे हैं, जो मैंने वापस कर रखे हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शंस मैंने एक बुक में ही लिख रखी है, बट मुझे क्या करना है, मुझे इन सबको सेपरेट करना है ताकि पूरी तरीके से क्लियर हो जाए चीज़ें। ठीक है, अब आप ही बताओ, अगर मैं आपको एक डेटा दूं, एक पूरी 1000 मतलब ट्रांजैक्शंस का डेटा दूं, और उसमें सारे ट्रांजैक्शन, सारे नेचर के ट्रांजैक्शन मिक्स्ड हो, ठीक है, तो आपको कितनी दिक्कत होगी बार बार लेजर पोस्टिंग करने में, फिर उसे लेजर में पोस्ट करने में। तो और दूसरी तरफ अगर मैं आपको सेल्स रिटर्न के लिए अलग दे दूँ, सेल्स के लिए अलग दे दूँ, फाइल दे दूँ, परचेज के लिए अलग, परचेज रिटर्न के अलग, तो आप इजीली वहाँ से डायरेक्ट उठाकर पोस्ट कर सकते हो बिना किसी कन्फ्यूज़न के। ठीक है, तो ये बेसिकली इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे सेल्स बुक और परचेज बुक को बनाना। फिर आगे वाली वीडियोस में, जितने भी आने वाली वीडियोस होंगी, उसमें हम कैश बुक से लेकर परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सब कुछ सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना वीडियो लास्ट में जाके, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते बिना किसी देरी। है अकाउंटिंग, जो हमारा प्रोसेस था, आपको मैंने बताया होगा, अकाउंटिंग जो प्रोसेस है हमारा, उसमें हम पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते थे कि अपने मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन है हमारे मतलब कंपनी में, बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करते हैं कि उसमें मनी से रिलेटेड है कि नहीं है। ठीक है, कौन सा मनी से रिलेटेड है और कौन सा मनी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, कौन सा क्वांटिटेटिव है, कौन सा क्वालिटेटिव है, इस चीज़ को हम मेज़र पहले देखते हैं, फिर उसे मेज़र करते हैं। फिर हमारा आता है रिकॉर्डिंग, थर्ड स्टेप आता है मेजरिंग के बाद रिकॉर्डिंग। अब ये रिकॉर्डिंग कहाँ की जाती है, जर्नल बुक में। ठीक है, जर्नल एंट्रीज जो आप करते हो ना, ये हम करते हैं जर्नल एंट्री। जर्नल बुक को हम कहते हैं प्राइम एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री। ठीक है, बुक ऑफ प्राइम एंट्री, या दूसरा नाम इसका क्या हो जाता है, जर्नल। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, आइडेंटिफाई किया, मेजर किया, फिर सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इन सारे ट्रांजैक्शंस को सेपरेट करूंगा नेचर वाइज। ठीक है, जिसका सेल्स में है वो, जैसे देखो, अगर मैं इस जर्नल को यहाँ पे लिखूँ जर्नल, ठीक है, अब इस जर्नल को मैं अलग अलग बुक्स में कन्वर्ट कर, मतलब क्लासीफाई कर दूंगा। अब ये जो बुक्स हैं, जो भी बुक्स बनेंगी, सेल्स रिटर्न, सेल परचेज बुक, जितने भी परचेज रिटर्न, ठीक है, इन्हीं को हम कहते हैं सब्सिडरीज बुक। क्या कहते हैं, सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, और इसका दूसरा नाम क्या है, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ठीक है, सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, और वो भी धीरे धीरे बता रहा हूँ समझा के। ठीक है, तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आया, कौन सी चीज़ें कैसी होती है। अब देखो, जो नेचर वाइज, मतलब जो भी सेल हुआ होगा मैं इस बुक में उतारूंगा, सेल बुक में, सेल्स बुक में। जो भी परचेज हुआ होगा मैं परचेज बुक में उतारूंगा। ठीक है, जो रिटर्न हुआ होगा परचेज का, वो मैं परचेज रिटर्न में लिखूंगा, और जो सेल हुआ होगा मैं सेल्स रिटर्न में लिखूंगा। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट। फिर हम क्या करते हैं, फिर इन्हीं बुक्स की हेल्प लेकर अपनी लेजर पोस्टिंग करते हैं।
ठीक है, ये भी बनाना आगे सीखेंगे। सबसे पहले हम जर्नल मतलब सब्सिडरीज बुक है उनके बारे में सीख लें। और जिन बच्चों को भी जर्नल में दिक्कत होगी उनके लिए भी वीडियो आएगी, तो टेंशन ना ले बिल्कुल भी, ठीक है। इस वीडियो में जो भी पढ़ाया जाएगा वो जर्नल से हट के होगा थोड़ा, ठीक है। मतलब जर्नल एंट्रीज उसमें ज़्यादा काम नहीं आएंगे, इसलिए मैंने पहले इस टॉपिक को सिलेक्ट किया है, ठीक है। तो चलो बेसिकली पहले जानते हैं कि इसका फ़ायदा क्या होता है, इस क्लासिफिकेशन का, इस सब्सिडरीज बुक का एडवांटेज क्या होता है, क्यों हम करते हैं ये, ठीक है। कोई ना कोई मतलब होगा, कोई ना कोई फ़ायदा होगा, बिना फ़ायदा के कोई कुछ नहीं करता, ठीक है। तो बेसिकली हमारा मतलब करने का क्या मोटिव है, क्यों हम करते हैं, क्या फ़ायदा होता है इससे, ठीक है। तो अगला टॉपिक, अगली हेडिंग क्या बनती है, एडवांटेज, ठीक है। क्या बनती है, एडवांटेज। तो पहला एडवांटेज है हमारे पास सब्सिडरी बुक्स रिकॉर्ड इज सपोर्टेड बाय वाउचर्स। अब होता क्या है कि जो आप जब सब्सिडरी बुक्स में जो भी आप रिकॉर्ड करोगे, जो भी डेटा आप सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो, उसके लिए पहले आप मतलब पहले से कंफर्मेशन ले लोगे, पहले एक बार प्रूफ देखोगे उसका वाउचर से रिलेटेड। वाउचर मतलब क्या, जैसे अगर मान लो एक बिल एग्जाम्पल, जैसे आपको कोई चीज़ आप खरीदते हो तो वहाँ पर आपको एक बिल दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक प्रूफ कह सकते हैं, ठीक है, सेल्स या परचेज का प्रूफ। तो अगर आप जर्नल से वहाँ पर रिकॉर्ड कर रहे हो, ठीक है, जर्नल से आप रिकॉर्ड कर रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, किसी ना किसी वाउचर को देख के वहाँ पे रिकॉर्ड करोगे। जैसे चेक देख लिया आपने, ठीक है, कोई ना कोई ऐसा प्रूफ कि हाँ भाई सीरियसली ये ट्रांजैक्शन हुई है, कोई ऐसे फालतू का ट्रांजैक्शन नहीं है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मान लो कोई एक एम्प्लॉय है, उसने कंपनी को दिखा दिया, उसने कंपनी को बताया कि 1 लाख की चीज़ें, 1 लाख रुपए यहाँ लग गए, ठीक है, 1 लाख रुपए का हमने ये परचेज कर लिया, बट उसके पास किसी भी तरीके का वाउचर नहीं है। उसके पास, हमने जर्नल में तो रिकॉर्ड किया, बट जब हम सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमने पाया कि उसके पास किसी तरह का वाउचर, किसी तरह का प्रूफ नहीं है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हमें पता चल जाएगा कि वो एम्प्लॉय किसी न किसी तरीके का गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। तो हम बाकी के आगे का एक्शन लेंगे, ठीक है, यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो सब्सिडरी बुक्स में जो भी रिकॉर्ड किया जाता है वो सपोर्टेड होता है वाउचर से, मतलब एक वाउचर से कंफर्मेशन हो जाता है कि हाँ ये ट्रांजेक्शन हो रखा है, ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, कहने का मतलब ये है, जब आप कोर्ट में जाते हो या किसी प्रकार का आपके अगेंस्ट केस हो जाता है, किसी प्रकार की कुछ गड़बड़ी हो जाती है, ठीक है, तो उस केस में ये जो सब्सिडरी बुक्स हैं ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। जैसे मान लो अगर मैं जर्नल की बात करूँ, अगर आपके पास सिर्फ जर्नल बुक है, सिर्फ सब्सिडरी बुक नहीं है, तो उस केस में आप दिखाने जाओगे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सेल्स का अलग, परचेज का सब कुछ एक में ही होगा। तो इस केस में लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो ये काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज आपको पहुँचाता है सब्सिडरी बुक, ठीक है। दूसरी बात करें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है, क्रोनोलॉजिकल का पहले मतलब समझो। जैसे अगर मान लो इस टर्म का बेसिकली मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि मतलब जिस तरीके से जिस चीज़ को रहना चाहिए वो उस तरीके से है। जैसे अगर 1 के बाद 2, 1 के बाद क्या आता है 2, 2 के बाद 3, इसके बाद 4, मतलब जिस चीज़ को इस एक के बाद एक रहना चाहिए उस तरीके से है क्रोनोलॉजिकल, वैसे समझ गए होंगे आप वैसे, ठीक है। तो अगर हम सब्सिडरीज बुक की हेल्प लेते हैं, ठीक है, तो सारी चीज़ें जो होंगी वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होती हैं, क्योंकि हम जर्नल से वहाँ पे कर रहे हैं, फिर वहाँ से लेजर पोस्टिंग में करेंगे तो वहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। आया समझ। अगर देखो, अगर हम डायरेक्ट जर्नल से उठा के लेजर में पोस्ट करने लगे तो वो चीज़ हमारी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं होगी, ठीक है, नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो अगर सेल मैंने 1 तारीख को मेरी सेल हुई है, ठीक है, तो लेजर में फिर मतलब किसी और तारीख का कुछ और लिखना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे अगर बात करूँ 3 तारीख को कुछ और लिखना पड़ेगा, बट अगर मेरे पास सब्सिडरी बुक है तो मैं डायरेक्ट वहाँ से देख के क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिख सकता हूँ, ठीक है। चौथे की बात करते हैं। चौथा हमारा हो जाता है कॉमन नेचर ट्रांजैक्शंस। ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी कॉमन नेचर के ट्रांजैक्शन होंगे वो उनको सेपरेट कर दिया जाता है, सेल्स अलग, परचेज अलग, ठीक है, परचेज रिटर्न अलग, सेल्स रिटर्न अलग, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रह जाता है ना, ठीक है। मैंने जैसा कि आप सबको बता दिया है कि सेपरेट होने की वजह से क्लियर कन्फ्यूज़न
बहुत कम हो जाता है, ठीक है, कन्फ्यूजन के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, तो चीज़ें स्मूथली वर्क करती हैं, ठीक है। पांचवी की बात करते हैं तो चांसेस ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड्स आर मिनिमाइज्ड, ठीक है। जो भी एरर के चांसेस, गलती के चांसेस होते हैं या धोखेबाजी के चांसेस होते हैं, फ्रॉड के चांसेस होते हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें सेपरेट हो रही है। अकाउंटेंट्स हैं वो पूरी तरीके से क्लियर है, पूरी तरीके से क्लियर देख सकते हैं, उनके लिए चीज़ें ईजी हो गई, ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, केओस क्रिएट नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे एरर के जो चांसेस होंगे, फ्रॉड के जो चांसेस होंगे, फ्रॉड के चांसेस कैसे कम, जैसे अगर मैं सारे ट्रांजेक्शन को देख रहा हूँ, जो भी रिकॉर्ड है उसे वाउचर से कंफर्म कर रहा हूँ, ठीक है, कंफर्मेशन लेके वाउचर देख के उसको उसके सपोर्ट से वहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर फ्रॉड के केसेस भी कई ज़्यादा मिनिमाइज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने 5 आपको बेसिक से ट्रांजेक्शन एडवांटेज बताए हैं जो आपको याद रहेगा। एडवांटेज और है, बट ये कुछ 5 है जो आपको इजीली याद रह सकता है, आप इसे अच्छा से अपनी तरीके से बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, अब चलते हैं डायरेक्ट हम अब मेन चीज़ों पे। जो हमारा मेन चीज़ क्या है, कैश बुक और परचेज बुक, ठीक है। परचेज बुक और सेल्स बुक, कैश बुक जो भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे अपना परचेज बुक बनाना, ठीक है। क्या बनाएंगे हम? परचेज बुक। परचेज बुक कैसे बनाई जाती है, इस चीज को पहले हम सीख लेते हैं। सबसे पहली बात याद रखो आप, कैश बुक, इसमें क्या होता है, इसमें कैश रिलेटेड, जितने भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन होते हैं, जिसमें नगद मतलब बिल्कुल उधार नहीं दिया जाता, ठीक है, जो भी होता है नगद मैं लिख देता हूँ, नगद ट्रांजैक्शन जितने भी होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो परचेज बुक में क्या किया जाता है, परचेज बुक में सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं, सिर्फ वही ट्रांजैक्शन परचेज के रिकॉर्ड किए जाते हैं जो हमने क्रेडिट में खरीदा है, ठीक है, जो हमने क्रेडिट में बाय किया है, जो हमने क्रेडिट में परचेज किया। याद रखना ये चीज़, कभी भी कैश वाले ट्रांजैक्शन को आप परचेज बुक में नहीं रिकॉर्ड कर सकते, ठीक है, वो क्रेडिट में होना चाहिए तब आप उसे रिकॉर्ड करोगे, और कैश वाला अगर होगा तो वो कैश बुक में चला जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सब पहले समझ गए। उसी तरीके से सेल्स बुक में क्या होगा, सेल्स बुक में जो भी ट्रांजैक्शन कैश से हुए हैं, ठीक है, वो रिकॉर्ड नहीं होगा, जो भी ट्रांजैक्शन कैश से नहीं हुए हैं यानी क्रेडिट ट्रांजैक्शन, वो रिकॉर्ड होगा सेल्स बुक में, जो भी आपने उधार बेचा है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। इससे हम, इसका नाम देख लो, इसे हम बाउट बुक, ठीक है, बॉट बुक, बॉट डे बुक, ठीक है, परचेजेस डे बुक, ठीक है, और इनवॉइस बुक, इन नामों से हम इसे जानते हैं, ठीक है, इन नाम से हम इसे जानते हैं। परचेज बुक आपके लिए बहुत इजी होगा, सेल्स बुक भी आपके लिए। ये देखो, ये चैप्टर बहुत इजी है, अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ गए, बस आप मतलब आपको बस क्या माइंड मैप समझना है कि कौन सी चीज़ों के बाद क्या होगा, किस तरीके से होगा, बस ये 4 नाम आप याद रखना, ठीक है। आपको बना के लिखने में ज़्यादा हेल्प होगा। वहाँ पर देखो, वहाँ पे आपको डिटेल वाला क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वहाँ पे एक हेडिंग दे देगा, उस हेडिंग को आपको जितना लंबा खींच सकते हो खींच लो, और आप जितना पेपर में बना कर लिख सकते हो लिख लो, ठीक है। तो चलते हैं अब हम मेन चीज़ों के ऊपर। अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन के बाद उसे फॉर्मेट बना के अच्छी तरीके से सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट। तो देखो, यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ 2 पॉइंट्स लिए और 2 पॉइंट्स आपके लिए सफिशियंट है समझने के लिए, ठीक है। उतना डिटेल में और उतना लेंथी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन में ही मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दूंगा, मैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। आपको पूरी तरीके से परचेज बुक बनाना आ जाएगा। फिर भी अगर किसी प्रकार का डाउट रहता है, कोई भी मतलब क्वेरी रहती है, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। आपको मैं 3 घंटे के अंदर अंदर आपके कमेंट का या रिप्लाई कर दूंगा, या उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना के अपलोड करूंगा अगर कोई ज़रूरत होगी तो, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि सितंबर 1 सितंबर को क्या किया गया है, बॉट फ्रॉम, हमने खरीदा है, ठीक है, मेसर्स ओम प्रकाश एंड कंपनी से क्या खरीदा है, 10 उषा डिप्लोमेट फैंस खरीदे हैं, ठीक है, फैंस मतलब पंखे खरीदे हैं, जिसकी कीमत है 200 रुपये हर एक पंखे की, एक पंखे की कीमत 200 रुपये, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम फॉर्मेट देख लेते हैं एक बार। फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होता है, आप एक बार देख लो फॉर्मेट, ठीक है। यहाँ पे जो होता है डेट,
यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है, यहाँ पे LF और यहाँ पे डिटेल अमाउंट और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा होता है और ऊपर आप लिख देना परचेज बुक ऑफ एक्स लिमिटेड। आप जिस भी कंपनी का अकाउंट बना रहे हैं उस कंपनी का नाम ऊपर लिख देंगे, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मेट हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सितंबर 1 यानी 1993 ऊपर लिख दो, ठीक है। सितंबर 1 की बात की जा रही है। तो सबसे पहले कुछ भी नहीं करना आपको, जो वहाँ पर लिखा हुआ है डिट्टो चीज़ें यहाँ पे उतार देना। जो भी चीज़ वहाँ पे लिखी हुई है डिट्टो यहाँ पे उतार देना है। वहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा था, कंपनी का नाम, तो कंपनी का नाम सबसे पहले लिखो। ये चीज़ें मत लिख देना परचेज फ्रॉम, बॉट फ्रॉम, कंपनी का नाम लिखो सबसे पहले, ठीक है। मैसर्स ओम प्रकाश, याद रखना जैसे आपके नाम के आगे मिस्ट्रेस लगता है, जैसे मिसेस लगता है, मिस लगता है, उसी तरीके से कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन के नाम के पहले मैसर्स लगते हैं, ठीक है। एंड कंपनी, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। अब इसके नीचे आपको प्रोडक्ट लिख देना, क्या आपने प्रोडक्ट खरीदे और कितने की रेट पे खरीदे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या था, 10 उषा डिप्लोमेट फैंस @200 रुपए का एक खरीदा है आपने, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब इसे, ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूँ आपने मतलब 4 टॉफ़ी कर दी है 2 रुपए की एक, तो आप क्या करोगे, दोनों को इंटू करके लिखोगे 8 रुपये, टोटल 8 रुपये, ठीक है। उसी तरीके से 200 को इंटू करो 10 से, तो क्या आएगा, डिटेल अमाउंट में लिखना है आपको 2000। अभी आपको अमाउंट में नहीं लिखना, अभी आपको डिटेल अमाउंट में लिखना है, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ क्या थी, दूसरी चीज़ थी हमारे पास 600 फिलिप्स लैंप्स लिए हैं, ठीक है। कितने रुपए का, 2.5 रुपए का एक, ठीक है, 2.5 रुपए का एक लिया गया है। तो इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे, इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आएगा 1500 रुपये, ठीक है। अब फिर से आपको डिटेल अमाउंट में लिखना है, अभी वहाँ पर नहीं लिखना, ठीक है। जब भी एक कंपनी का ट्रांजैक्शन खत्म हो जाएगा पूरी तरीके से, मतलब एक डेट का, जैसे सितंबर 1 चल रहा है, अगर मैं दूसरा सितंबर 2 के लिए स्टार्ट करूंगा तब मैं वहाँ पे लिखूंगा, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब हमारा तीसरा क्या था, अब एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर देखो 600 फिलिप्स बल्ब करते हैं, लैंप करते हैं, 2.5 रुपये का एक है, ठीक है। पैकिंग चार्जेस कितने हैं, 100 रुपये। पैकिंग चार्जेस यहाँ पर कितने हैं, 100 रुपये। पैकिंग चार्जेस जो भी है वो हमें ही पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में लिखा है, तो इसका मतलब हम ही पे कर रहे हैं, तो इस चीज़ को हम प्लस करेंगे। सबसे पहली बात ये यहाँ पे याद रखना, ठीक है। और ट्रेड डिस्काउंट अगर वहाँ पे दिया गया है तो उसे हम माइनस करेंगे, जो कि अगले क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैकिंग चार्जेस। देखो कुछ भी ऐसा वो नहीं है, अगर आप मल्टीप्लाई भी करना नहीं जानते फिर क्या फ़ायदा, यहाँ पर सिर्फ आपको मल्टीप्लाई करना है। देखो 10 से आपने 200 का कर दिया, 2.5 से आपने 600 का कर दिया, यहाँ पे डिटेल अमाउंट में लिख दिया। ये कितना था, 100 रुपये था, ठीक है। अब हमारे यहाँ पे ये ट्रांजेक्शन ख़त्म होता है। अब जैसे ही ख़त्म होगा, इन तीनों को प्लस करो और यहाँ पे लिख दो 3600, ठीक है। तीनों को प्लस किया, यहाँ पे लिख दिया 3600 रुपये आ गए, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूँगा दूसरे डेट की एंट्री, सितंबर जो भी हो, 30 सितंबर था शायद, 10 सितंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास दूसरे डेट की एंट्री स्टार्ट हो गई। साल वही चल रहा है 1993, इसलिए मैंने ऊपर ही रहने दिया है। इसमें भी मुझे क्या करना है, इसमें भी बस उतार देना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। परचेज फ्रॉम मैसर्स किरण एंड कंपनी 3 कैसल्स फैंस खरीदे हैं मैंने, 250 रुपये का एक है, ठीक है। 30 बंडल पीवीसी वायर करता है, 100 रुपये का एक है, ठीक है। समझ में आ गया हमें। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, ट्रेड डिस्काउंट मैंने कितना दिया है, 10% का दिया है। ट्रेड डिस्काउंट मैंने कितना दिया है, 10%, मतलब सॉरी, ट्रेड डिस्काउंट मुझे कितना मिला है, 10% का मिला है, ठीक है। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, नाम लिखना है ऑर्गेनाइजेशन का, किरण एंड कंपनी, बहुत अच्छे, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है फिर, 3
कैसल्स फैंस एट द रेट, ठीक है, एट द रेट 250 रुपये पर फैन, ठीक है। एक फ़ैन हमारे पास 250 रुपये का हो जाता है, जो कि इसमें मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो 750 रुपये हो जाता है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे 750 रुपये हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा क्या था, बंडल्स ऑफ पीवीसी वायर, ठीक है, एट द रेट 100 रुपये। एक बंडल कितने का है, 100 रुपये का है, तो मैंने 30 खरीदे हैं, तो इसका मतलब दोनों का इंटू करके क्या होगा, 3000 रुपये, ठीक है। 3000 हुआ। अब यहाँ पे हमें ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया गया है, ट्रेड डिस्काउंट 10% अलाउ किया गया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर मान लो अगर आपको बोला जाए कि कितने रुपए के आप सामान खरीद कर लाए हो, ठीक है, तो आप कहोगे अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए थे कि आप जाओ 10 रुपये का सामान खरीद कर लाओ, ठीक है। अगर मैंने आपको 10 रुपये दिए थे और जैसे आपको दुकानदार ने क्या किया, 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया, तो आप दुकानदार को कितने रुपए दोगे, 8 रुपये। इसका मतलब आपने क्या किया है, 10 में से 2 माइनस किया है, डिस्काउंट आपको मिला है, ठीक है, तो दुकानदार को कितने रुपए आपको देने हैं, 8 रुपये। तो इसका मतलब 10 रुपये से आपने 2 रुपये का माइनस किया है, जो डिस्काउंट मिला तो उसे माइनस किया है, तब आपको जाके अमाउंट पता चला है कि हाँ मुझे 8 रुपये देने हैं। उसी तरीके से यहाँ पर इन दोनों को अगर मैं प्लस करके जोड़ूँ तो जितना भी आएगा उसका 10% मैं निकालूंगा, जो आएगा हमारे पास 375 रुपये, ठीक है। इसका 10% जो कि मैं माइनस करूँगा, ठीक है। इसे ऐसे ही समझ लो, जैसे ये दोनों मिलाकर ऐसे मान लो ये 10 समझ लो, ये ऊपर वाला एग्जांपल, और ये -2 समझ लो। फिर इन दोनों का जब हम तीनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 3375, ठीक है। ये आया हमारे पास दोनों ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी रिकॉर्ड करना था हमें, दोनों ट्रांजेक्शन का परचेज रिकॉर्ड कर लिया है हमने, ठीक है। अब इन दोनों को पूरी तरीके से प्लस कर दो, ठीक है। अब इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे 697, ठीक है। और यहाँ पे अगर 4-5 और होते तो हम 4-5 और करते जाते और लास्ट में फिर ऐसे प्लस कर देते, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस हमें क्वेश्चन उतार देना और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना। जो भी दिक्कत होगी मुझे एक बार कमेंट में बता देना। उम्मीद करता हूँ आपको परचेज बुक क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से परचेज बुक करते हैं, किस तरीके से परचेज बुक बनाते हैं। अब जल्दी से एक सेल्स बुक देख लेते हैं, फिर सेल्स बुक के बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं होगी, और फिर अगली वीडियो में हम सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न और बाकी कैश बुक को भी देखकर वीडियो चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो चलो एक बार देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि सेल्स बुक का है, ठीक है। यहाँ पर आपको जितनी भी एंट्रीज करनी होंगी वो सेल्स की करनी होंगी, वो भी कौन सी सेल्स की, क्रेडिट सेल्स की, ठीक है। तो यहाँ पर देखो हमारे पास पहला जो ट्रांजेक्शन है वो है, हमने मैसेज सत्या प्रकाश एंड कंपनी को बेचा है, ठीक है। क्या बेचा है, 10 किलो चाय, मतलब चाय पत्ती 10 किलो बेची है, ठीक है। एक किलो चाय पत्ती कितने की थी, 22.5 रुपये की, ठीक है। 15 किलो कोकोआ बेचा है, ठीक है, जो कि 1 किलो कोकोआ कितने का है, 15 रुपये का, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट हमने कितना दिया है, यहाँ पर डिस्काउंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं जो कि है 10% का, ठीक है। तो चलो इस वीडियो मतलब अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर जैसा कि मैंने वहाँ उसी की तरह आपको लिख देना है, पर्टिकुलर्स LF डिटेल अमाउंट, ठीक है, और यहाँ पे डेट, सेल्स बुक ऑफ एक्स लिमिटेड, जिस भी कंपनी का आप सेल्स बुक बना रहे हो उसका नाम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो उसी की तरह मैं यहाँ पे 1993 लिख देता हूँ और सितंबर 1, ठीक है। अब बड़े अच्छी तरीके से हम उसी चीज़ को कॉपी एंड पेस्ट कर देंगे, बस यहाँ पर मल्टीप्लाई का और एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन का खेल है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पर कंपनी का नाम जिसे आपने बेचा हुआ है, ठीक है। इसे बेचा है सत्य प्रकाश को, सत्य प्रकाश एंड कंपनी को बेचा है, ठीक है। क्या बेचा है, 10 किलो चाय का @ पर kg, ठीक है। अब इन दोनों को इंटू करके वहाँ पे लिख देना, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे आएगा 225 रुपये, ठीक है। फिर क्या है, 15 किलो का
कोकोआ बेच डाला हमने, जो कि 15 रुपये पर केजी के हिसाब से चल रहा था मार्केट में, ठीक है, जो कि हमारा क्या होगा, ये भी 225 होगा, ठीक है। और फिर अब देखो 225 हुआ, इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या, इन दोनों का एडिशन क्या होगा, 450। अब हमें इस पे ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना है, ठीक है। इस पे क्या किया हमने, ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया। 450 का ट्रेड मतलब 450 का 10% कितना होगा, ये होगा तुम्हारा 45 रुपये, ठीक है। ये हमने यहाँ से माइनस किया और तब हम इसे यहाँ पे लिख देंगे। जब एक डेट का ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगा तब वहाँ पे हम लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं दूसरी डेट की तरफ, जो कि है सितंबर 13, ठीक है। क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा गया है। क्वेश्चन में हमसे कहा है कि यहाँ पे हमने बेचा है मैसेज ज्ञान प्रकाश को, ठीक है, और एंड ब्रोस को, ज्ञान प्रकाश एंड ब्रदर्स को बेचा है 18 किलो टी, 18 किलो चाय बेची है 25 रुपये किलो में, ठीक है, और 35 किलो कॉफ़ी बेची है, जो कि 40 रुपये प्रति किलो था। और यहाँ पे कोई ट्रेड डिस्काउंट, पैकिंग चार्जेस के बारे में नहीं बोला है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सिंपल सी बात लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल सी बात लिख दी। सबसे पहले कंपनी का नाम, मैसर्स क्या था, ज्ञान प्रकाश एंड ब्रोस, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या क्या खरीदा था, 18 किलो ऑफ टी एट द रेट 25 रुपये पर केजी, मतलब 1 केजी का 25 रुपये था और हमने 18 किलो खरीदा, मतलब दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, दोनों का मल्टीप्लाई हम डिटेल वाले में अमाउंट में लिखेंगे, तो कि 450, ठीक है। फिर 35 किलो कॉफ़ी बेच डाली हमने उसे एट द रेट कितने में, 40 रुपये प्रति केजी, 1 केजी का दाम 40 रुपये था, ठीक है। तो इन दोनों को जब हम इंटू करेंगे तो क्या होगा, 1400 रुपये, ठीक है। आया समझ, दोनों का इंटू क्या होगा, 1400 रुपये। अब यहाँ पर किसी प्रकार का कोई ट्रेड डिस्काउंट, पैकेजिंग चार्जेस के बारे में नहीं बोला, तो इन दोनों को यहीं पे क्लोज करेंगे 1850 रुपये, ठीक है। ये हमने यहाँ पे कर दिया क्लोज, ठीक है। ये लाइन ये दोनों सेम ही है वैसे। अब यहाँ पर हम लास्ट डेट की तरफ पढ़ते हैं, सितंबर 25 की तरफ पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास क्या कहा गया है क्वेश्चन में हमसे कहा है कि हमने शिव प्रकाश को बेचा है, ठीक है। शिव प्रकाश को बेचा है, क्या बेचा है, 10 बॉक्सेस बेचे हैं बिस्किट के। देखो हमसे इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 10 बॉक्सेस हैं, ठीक है, जिनका एक का वजन है वो 10 किलो है, ठीक है, और 1 किलो का प्राइस कितना है, 1 किलो का प्राइस है 10 रुपये, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है 1 किलो का प्राइस 10 रुपये है, तो इसका मतलब एक बॉक्स की जो कीमत होगी वो हमारे पास 100 रुपये होगी, एक बॉक्स की कीमत। अब एक बॉक्स की कीमत 100 रुपये है, आप ही सोचो, एक बॉक्स की कीमत अगर 100 रुपये है तो 10 बॉक्सेस की कीमत कितनी होगी, 1000 होगी। 10 बॉक्सेस की कीमत कितनी होगी, 1000 होगी। उसी तरीके से नीचे वाले में देखो 60 बॉक्सेस हैं, ठीक है, एक बॉक्सेस का वजन जो है 15 किलो है, ठीक है, तो और 1 किलो का वजन 5 रुपये, तो एक बॉक्स का जो प्राइस होगा कितना होगा, 75 रुपये। तो 60 बॉक्सेस का प्राइस जोड़ लो आप कितना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में बस हमें जाके एंट्री कर देना है, आपको मल्टीप्लिकेशन का खेल समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले मैसर्स शिव प्रकाश और यहाँ पर 10 बॉक्सेस किसके हैं, और बिस्किट, ठीक है, ईच ऑफ 10 kg एट द रेट कितना है, 10 रुपये पर केजी, ठीक है। 1 केजी का दाम 10 रुपये, तो हमने जैसा कैलकुलेट किया 1000, ठीक है, और 60 बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, मिठाई के कितने डब्बे हैं, ईच ऑफ 15 किलो, एक डब्बा है 15 किलो का, ऐसे ही 60 डब्बे हैं और 1 केजी का दाम है वो 5 रुपये प्रति किलो है, ठीक है। तो 60 × 75 कर लो, ठीक है, 60 × 75 अगर हम करेंगे तो 3 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 3800 रुपये हो जाएगा, ठीक है, लगभग, हाँ नहीं 3800 रुपये नहीं होगा, 3 कैरी 4500 रुपये हो जाएगा, हाँ 4500 रुपये, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास हो गया
4500 रुपये। ठीक है, तो देखो अब 4500 रुपये हो गए, इन दोनों को ऐड करके क्या होगा 5500। ठीक है, अब इन तीनों को हम ऐड कर देंगे, इसको, इसको और इसको, जो कि हमारा कितना है, तो हम इन तीनों को सिंपली ऐड कर देंगे। ठीक है, और इन तीनों के ऐड करने पे हमारे पास इतना आया और ये हमारा क्वेश्चन खत्म होता है यहीं पर। ठीक है, तो बेसिकली ये था पूरा कॉन्सेप्ट, पूरा फंडा सेल्स बुक का और परचेज बुक का। उम्मीद करता हूँ एक एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करा सकूँ। ठीक है, अगर किसी चीज़ में कुछ दिक्कत आती है, अगर किसी पॉइंट में कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, या अगर कुछ पर्सनली कुछ क्वेरीज होंगी, क्वेश्चंस होंगे, तो इंस्टाग्राम का लिंक मेरे बायो अबाउट सेक्शन में है, वहाँ पर जाके आप मुझसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और धमाकेदार टॉपिक के साथ, एक और धमाकेदार क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए बाय।